अध्याय एक विद्युत क्षेत्र के अब हम बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। 4 विकल्प दिए जाएँगे, कोई प्रश्न पूछ के अ, ब, स, द। हमें उसमें यहाँ हम चारों ही विकल्पों को नहीं लिखकर जो बिल्कुल सही उत्तर है उस विकल्प का ही हम उत्तर लिख रहे हैं। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 4 विकल्प देते हुए कि यदि 2 आवेशों के मध्य काँच की प्लेट हो, तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल बिना प्लेट की स्थिति की तुलना में कितना हो जाएगा? यानी देखिए 2 आवेश हैं, उनके मध्य में कोई माध्यम नहीं था, निर्वात था। उस समय जो विद्युत बल लग रहा था दोनों आवेशों के बीच में और फिर हमने एक माध्यम लगा दिया काँच की प्लेट, तो जब भी इस तरह का होता है तो जो विद्युत बल लगता है 2 आवेशों के बीच में, वो बल कम हो जाता है। यानी ये मान के चलिए कि माध्यम की उपस्थिति विद्युत बल की मात्रा को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात होगा। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रख दिया है और विद्युत क्षेत्र जो है ना समान है ना? इवन है, ऑड नहीं है। तो उनके बीच में त्वरण क्या होगा? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए त्वरण बराबर होता है बल अपॉन द्रव्यमान। तो हमने लिखा है इसमें, दिमाग से ये आना चाहिए कि A इक्वल टू एफ बाई एम। इसका मतलब हुआ कि ए ई जो है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है ए ई अपॉन जो प्रोटॉन का त्वरण है ए पी, वो भी क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से एफ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एफ अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। इनका भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? एम पी अपॉन एम ई, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो सही उत्तर क्या आएगा? दोनों के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात एम पी अपॉन एम ई। तीसरा प्रश्न, एक विद्युत ध्रुव है, उसको समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बल और बल आघूर्ण में से क्या लगेगा? तो देखिए, हमने आपको बताया कि जब विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब ये है कि 2 समान मात्रा के आवेश हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। उनको छोटी-सी दूरी के बीच में रखा गया है, तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जो जैसे एक साइड पे लेफ्ट में मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी राइट साइड पे माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज इस निकाय को अपने ढंग से अपनी दिशा में घुमाना चाहेगा और माइनस क्यू का जो चार्ज है वो सिस्टम को अपने ढंग से अपनी दिशा में घुसाना चाहेगा। तो बल तो नहीं लगा, लेकिन एक बल आघूर्ण लगा। आघूर्ण का मतलब घूर्णन, घुमाना चाहेगा। लेफ्ट वाला बल प्लस क्यू के कारण अपने ढंग से घुमाना चाहेगा, राइट वाला अपने ढंग से घुमाना चाहेगा। तो विद्युत द्विध्रुव के मामले में कभी भी नेट बल नहीं लगता है, लेकिन एक बलाघूर्ण लगता है। तो प्रश्न यही पूछा है कि उस पर बल और बलाघूर्ण से क्या लगेगा? तो हमें कहना है कि बलाघूर्ण लगेगा। प्रश्न नंबर 4, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के मध्य कोण कितना होना चाहिए? अब देखिए, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो बलाघूर्ण का मान है टो मैक्स, मैक्सिमम टो इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, है ना? थीटा कौन सा एंगल है? जो दोनों जो बल लग रहे हैं बलाघूर्ण में, उन दोनों बलों की दिशा के बीच का जो कोण है, तो वो कोण हमें कहाँ दिया है इसमें इन्होंने? अब हमको टो मैक्सिमम चाहिए। टो की फॉर्मूला क्या है? टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 90 डिग्री। अधिकतम कब होगा? साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 0 होता है तो 0 होता है। तो एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो पी ई साइन थीटा जो है वो टो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर साइन 90 है तो 1 होगा, अधिकतम होगा। उस कंडीशन में टो मैक्सिमम कितना हो गया? पी ई साइन 90, साइन 90 बराबर 0 1 1, इसका मतलब ये बराबर पी ई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पी और ई के मध्य में कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये थोड़े से एग्जाम्पल थे, इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अब हम भाग सी लेते हैं, जिसमें अति लघु प्रश्न आते हैं। 10 या 15 शब्दों में जवाब देना होता है। अति लघु प्रश्न का पैटर्न बताते हैं।
वही हम पहला चैप्टर ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र का। जैसे परिभाषा आई छोटी-सी, एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, किसको कहोगे विद्युत द्विध्रुव? तो एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो आप समझिए कि विद्युत द्विध्रुव, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लो एक तो सिस्टम निकाय है जिसमें 2 बराबर के हैं आवेश, बल्कि आवेश भी कौन-से होने चाहिए? बिंदु आवेश हों, बराबर मात्रा के हों, विपरीत प्रकृति के हों और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। इस पूरे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमने चारों बिंदुओं को कवर करके एक परिभाषा बना लो। ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हमने इसमें मान लीजिए कहीं-कहीं सिर्फ़ बिंदु लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, तो भाषा आपको आगे-पीछे बनानी है। कहीं है लिखना है, उसको परिभाषा कहते हैं, ये कहते हैं, ये आप ढंग से फैलावट कर लीजिए। हमने संक्षिप्त रूप से बताने के लिए पॉइंट्स में ये सारा लिखा है। जैसे द्विध्रुव की परिभाषा में हमने निकाय भी कह दिया, 2 बराबर की और विपरीत प्रकार की बात भी कर दी, बिंदु आवेश होने चाहिए ये भी कह दिया और दूसरे से अल्प दूरी पर भी स्थित हो। इस पैटर्न पे ये प्रश्न आते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है ना? आघूर्ण मतलब हमने कहा ना कि 2 विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में, अल्प दूरी है और दोनों आवेश अपने-अपने ढंग से उसको घुमा रहे हैं। तो घुमा रहे हैं तो बल नहीं लग रहा है, नेट बल नहीं लग रहा है, लेकिन एक बल आघूर्ण लग रहा है, आघूर्ण मतलब घुमाना, और उसकी ये परिभाषा पूछ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है? तो 2 परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेश जब अत्यल्प दूरी पर होते हैं, तो किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के मध्य दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी देखिए इस मात्रा तो बराबर है दोनों में, उसमें भी प्लस क्यू है, दूसरी साइड पे माइनस क्यू है। तो एक का तो आप मात्रा ले लो, किसी एक आवेश का परिमाण ले लो क्यू, और दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है, उस दूरी का गुणनफल बना लो। दूरी का गुणनफल जो आवेश का परिमाण और गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, आवेश का क्वांटीकरण। पहले परिभाषा बता दूं, किसी भी वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, इसको क्वांटम का आवेश क्वांटीकरण कहते हैं। यानी एक वस्तु पर आवेश निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ले लो जो न्यूनतम इकाई है, और उसमें n यानी 1 2 3 इसका पूर्ण गुणज कर दो, है ना, कंप्लीट, उसकी गुणा करते जाओ तो आपको किसी भी वस्तु पर आवेश आ जाता है। इस तरह की पद्धति को क्वांटीकरण कहते हैं। किसी भी वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक प्रश्न आया, मान लीजिए माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है? तो किसी माध्यम की उपस्थिति में, चूंकि माध्यम की बात हो रही तो किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य जो बल है वह निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है। देखिए हमने आपको बताया ना कि 2 आवेश हैं, उनके बीच में अगर निर्वात है तो जो बल लग रहा है उनके बीच में, और वही 2 आवेश यदि किसी माध्यम उनके बीच में है तो जो बल लग रहा है वह बल कम होता है। माध्यम अगर आ गया तो बल भी कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं जितने गुना कम प्राप्त होता है ना, उस कम गुने को पराविद्युतांक कहते हैं। किसका? उस माध्यम का। तो परिभाषा क्या बनी? किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम क्या है कि विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, एक पूरा विद्युत क्षेत्र, उसमें एक आप इमेजिनरी काल्पनिक पृष्ठ प्लेन सोचिए, उस प्लेन में जितना भी विद्युत फ्लक्स का जो जुड़ा हुआ होगा उस फ्लक्स का मान फाई बराबर कितना होता है? उस पृष्ठ से घिरे आयतन में, उसमें जितना पृष्ठ में आयतन है उसमें जितने आवेश हैं, तो समेशन क्यू आई लिख दिया, इसका 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना,
इसको फॉर्मूले को गाउस का नियम कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू, हमने देखिए समाकलन कर लिया है, इंटीग्रेशन कर लिया है, और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल डी डेल्टा एस, इसको जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का उसको कर दिया। और गाउस ने क्या कहा कि कुल आवेश, जितने भी आवेश हैं उन सबका कुल आवेश, और उसमें गुणा करो 1/एप्सिलन, है ना, एप्सिलन वाले परावैद्युतांक, उसको कुल फ्लक्स कहते हैं। तो क्या आ गया, Q बाई एप्सिलन, है ना। तो फ्लक्स बराबर कितना हुआ, कुल आवेश, और कुल आवेश में एप्सिलन का भाग लगा दो, परावैद्युतांक का भाग लगा दो। ये गाउस का नियम है। एक प्रश्न आता है, विद्युत आवेश के कोई मूलभूत गुण बताइए। आवेश जो होते हैं प्लस या माइनस, उनके क्या है, एक तो होता है योजिता। योजिता मतलब जुड़ना, कि एक सिस्टम है, निकाय है, उसमें कुल आवेश जो होते हैं उसमें जितने सभी आवेश हैं उनका बीजी योग्य के तुल्य होता है। बीजी योग्य मतलब एल्जेब्रिक टोटल, यानी प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, सिस्टम में जितने भी हैं उन सबको एल्जेब्रिक रूप से बीजगणित के रूप में जोड़ दीजिए। ये गुण उनका योजिता का होता है, यानी वो एडिशन हो जाते हैं। एक होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब एक निकाय में जितना भी आवेश है और कुल आवेश निकाला आपने, उस आवेश को, कुल आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। यानी किसी विलगित निकाय, विलगित का मतलब है जो निकाय किसी दूसरे से संपर्क में नहीं हो, आइसोलेटेड, किसी विलिगत निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। कम ज़्यादा आपस में हो सकता है ना, लेकिन कुल आवेश की अगर संख्या मान लो 12 है, यूनिट 12 यूनिट, तो 12 ही रहेगी। 14 है तो 14 ही रहेगी। तो किसी विलगित निकाय के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। इस नियत के जो गुण है इसको कहते हैं संरक्षण, कंजर्वेशन। एक प्रश्न आया कि विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति बताने वाले प्रयोग का नाम बताओ। हमने कहा ना कि किसी भी वस्तु में आवेश कितना होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गिन लो और उसमें गुणज करते जाओ, n बराबर 1 2 3 का गुणा करते जाओ तो उस वस्तु पे आवेश आ जाता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग का नाम था मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। इससे इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश ज्ञात किया गया था, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश आएगा उसके लिए मिलिकन नाम के इस वैज्ञानिक ने एक तेल का उपयोग करके, तेल की बूंद का उपयोग करके ये सिद्ध किया था, और उससे इस क्वांटम प्रकृति होती है विद्युत आवेश की, यह सिद्ध हुई थी। तो इस प्रकार ये छोटे-छोटे क्वेश्चन आएँगे, इनको दिमाग में आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। इसके बाद पहला जो अ, चैप्टर हम ले रहे हैं अभी, विद्युत क्षेत्र, उसका जो चौथा भाग है, हमने लघु प्रश्न लिए हैं। अभी तो अति लघु प्रश्न हमने बताए, अब लघु प्रश्न ले रहे हैं, मतलब थोड़े से बड़े आएँगे। वो 10 शब्द के थे तो ये मान लो 20 के हो सकते हैं, 30 के हो सकते हैं। पहला प्रश्न मान लीजिए है कि आवेश को क्वांटीकरण और आवेश के संरक्षण सिद्धांत को समझाइए। अब अभी तो हमने छोटी सी परिभाषा दी ऊपर, अब इसको मैं समझा रहा हूँ। आवेश का क्वांटमीकरण और आवेश का संरक्षण सिद्धांत। देखिए, इसको मैंने पॉइंट वाइज लिया है। जब किसी भौतिक राशि का विनिमय, विनिमय का मतलब लेना देना, एक्सचेंज, है ना, किसी भी भौतिक राशि का विनिमय सतत रूप से न होकर विविक्त रूप से हो तो वह राशि क्वांटीकृत कहलाती है। सतत रूप का मतलब लगातार बहते हुए रूप में, जैसे पानी बहता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि पानी 1 ग्राम कब कितना बह गया, 2 ग्राम कब कितना बहा, 3 पॉइंट टू पॉइंट आप नहीं पकड़ सकते, है ना। जैसे इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष के रंग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इतने मिले होते हैं, आप एकदम पिन पॉइंटेड लाइन नहीं खींच सकते कि साहब यहाँ लाल खत्म होगा और यहाँ नीला शुरू हो गया और यहाँ पीला शुरू हो गया। तो कंटिन्यूअस, सतत का मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रूप से अगर वो नहीं हो और विविक्त रूप से हो, विविक्त मतलब जैसे रुपया है, अब रुपये को हम 1 रुपया, 1 रुपये के बाद सीधा 2 रुपया, फिर 2 रुपये के बाद 3 रुपया, इसको कहते हैं डिस्क्रीट अंग्रेजी में। तो विविक्त रूप से हो, तो ये जैसे आवेश का क्वांटीकरण था, आवेश का क्वांटीकरण ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा या 2 इलेक्ट्रॉन का उस पे आवेश होगा या 3 का होगा, 4 का होगा, है ना? पानी के लहर की तरह नहीं होके, इंद्रधनुष के रंग की तरह नहीं होके, विविक्त रूप में हो, एक-एक अंक के रूप में हो, इतना आवेश, इतना। तो जब किसी भौतिक राशि का विनिमय, लेना-देना, एक्सचेंज सतत रूप से न होकर विविक्त रूप से हो, तो राशि क्वांटीकरण कहलाती है। जैसे हमारा रुपया,
हम रुपये को 1 रुपये में देंगे, चाहे 2 रुपये में देंगे, चाहे 3 देंगे, एक्सचेंज करेंगे। और ये क्वांटीकरण सिद्ध हुआ था मिलिकन तेल बूंद के प्रयोग से। हम उदाहरण बताएँ कि जैसे आवेश रहित नहीं है, आवेश रहित कोई पदार्थ है, उस पर कुल आवेश कितना है? 0 है। अब माना इस पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना? इसके परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज निकल गया। तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना था? 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 2 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना आवेश निकल गया? माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम निकल गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गए, उसके बाद उस पदार्थ पर आवेश कितना रह गया? शुरू में कितना था? परमाणु आवेशहीन होता है, तो शुरू में कितना आवेश था? प्रारंभिक आवेश था, फॉर्मूला नंबर समीकरण 1 0 था। उसमें से कितना निकल गया? समीकरण नंबर 2 से ये निकल गया -3.2, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद उस पदार्थ पर आवेश कितना रह गया? 0 माइनस -3.2 बराबर +3.2, माइनस में प्लस हो गया। तो आप इस समीकरण नंबर 3 से देखिए कि समीकरण 2 और समीकरण 3 बराबर समीकरण 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए उस समय जो आवेश हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद पदार्थ पे जो आवेश हुआ उसको जोड़ा, तो मूल जो आवेश था 0 वो बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला हो, है ना, सिस्टम से, निकाय से, या उसको जुड़ा हो, मूल आवेश बराबर रहता है, वह नियतांक रहता है। इसका मतलब ये आवेश का संरक्षण है, कंजर्वेशन है, आवेश का नियतांक है। वापस समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, परमाणु पे कोई आवेश नहीं था, आवेश 0 था। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमने कैलकुलेशन किया कि -3.2 निकल गया, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद कितना बचा? 0 में से -3 गया, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस आवेश गया, तो माइनस करने से माइनस में प्लस हो गया, यानी +3.2 हो गया। तो हमने निकल जाने के पर प्लस निकल जाने के बाद आवेश को जोड़ा, तो मूल आवेश आ गया। यानी एक निकाय का आवेश हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है। एक प्रश्न आया, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो पहले तो हम बल रेखाओं की परिभाषा देखें कि अभीष्ट विद्युत क्षेत्र में किसी विचाराधीन धनावेश की गति का मार्ग विद्युत बल रेखा है। अर्थ समझिए, अभीष्ट विद्युत क्षेत्र मतलब किसी पर्टिकुलर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें आपने एक धनावेश रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र धनावेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, कोई ना कोई बल लगेगा ना। एक विचाराधीन कोई भी एक आपने टेस्ट चार्ज ले आए और विद्युत क्षेत्र में आपने रख दिया, तो उस दोनों के बीच में जो आवेश बल लगा, उस बल के कारण क्या है, वो जो आपका विचाराधीन आवेश धनावेश था ना, वो एक गति करता है, चलता है अपने आप उस विद्युत क्षेत्र में। तो वो जिस मार्ग पे चलता है ना, उस मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो हमने क्या लिया? एक विचाराधीन धनावेश लिया। देखिए, टेस्ट चार्ज जिसको कहते हैं, हम टेस्ट चार्ज हमेशा धन का आवेश का लेते हैं और उसको किसी क्षेत्र में रख के फिर उसकी गति देखते हैं कि देखें किस दिशा में चल रहा है। तो वो जो गति का मार्ग होता है वो विद्युत बल रेखा कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है ना, काल्पनिक, जिस पर स्वतंत्र और विलगित एकांक धनावेश गति करता है। पहली बात तो ये विद्युत बल रेखाएं एक्चुअली बनती नहीं है, ये काल्पनिक है ना। और उन पर ये समझिए कि जैसे वो बल रेखाएं अगर हमने कल्पना कर ली, उन पर एक स्वतंत्र और विलगित, है ना, विलगित मतलब कोई सिस्टम उसको दूसरा प्रभावित नहीं कर रहा हो, और एकांक, इकाई, और फिर धनावेश, और वो गति कर रहा हो। इकाई हो, धनावेश हो, स्वतंत्र हो, पकड़ के नहीं रखा है उसको आपने, फोर्स नहीं में और अन्य फोर्स नहीं लग रहा है, और विलगित है, दूसरे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, उसको आप किसी विद्युत क्षेत्र में रख दो, तो वह जिस काल्पनिक वक्र में गति करता है उसको विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब विद्युत बल रेखा की विशेषताएं 3-4 विशेषता पूछी उन्होंने। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, धन आविष्ट जो वस्तु से प्रारंभ होकर ऋणाविष्ट वस्तु पर समाप्त होती हैं, +4 से चलती हैं, -4 पे खत्म होती हैं। ये खींची हुई लचकदार डोरी, जैसे डोरी लचकदार होती है उसकी तरह होती है, जो लंबाई होती है तो सिकुड़ती हैं,
है ना, सीधी-सीधी लंबाई में जाके सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और ये इसलिए होता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण का सिद्धांत होता है। 2 विपरीत आकर्षण आपस में एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं ना विपरीत आवेश, तो जितनी लंबाई जाएगी बल रेखा की, वो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। दूसरा, इनमें प्रतिकर्षण का गुण भी होता है ना? बल रेखाओं में क्योंकि हमने इकाई धनावेश कौन-सा रखा है, टेस्ट चार्ज धनावेश रखा है और सपोज़ विद्युत क्षेत्र में माइनस चार्ज की जगह प्लस चार्ज ही हो, तो प्लस-प्लस फिर क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा ना। इसका मतलब ये है कि इसमें विद्युत बल रेखाओं में आकर्षण का भी गुण होता है, प्रतिकर्षण का गुण भी होता है और इनके किसी बिंदु पर पूरी एक बल रेखा है, ऐसी वक्र बल रेखा बनती है, सीधी कभी नहीं बनती है। तो जो गोल सी घूमती वक्र बनता है ना, उसके किसी बिंदु पे अगर आप टेंजेंट खींचो, स्पर्श रेखा खींचो, तो इस खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की दिशा बताती है। यानी किसी पर्टिकुलर बिंदु को पकड़ लें आप विद्युत बल रेखा पर और उस पर एक स्पर्शजा खींच लें, तो स्पर्शजा की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वह दिशा उस विद्युत क्षेत्र में जो परिणामी तीव्रता लग रही है, फाइनल नेट तीव्रता लग रही है, उसकी दिशा बताएगी कि इस दिशा में यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। अब एक प्रश्न आया कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बताओ और विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करो। ठीक है? विद्युत क्षेत्र में हमने द्विध्रुव भी रख दिया, उसका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी माँग रहा है और पहले परिभाषा माँग रहा है। तो परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण, देखो स्थितिज शब्द है ना, 2 ऊर्जा होती हैं, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा में गति में जो गति के कारण किसी वस्तु पे जो ऊर्जा होती है, उसको गतिज ऊर्जा कहती है। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे आवेश की जो स्थिर है ना? स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं हम। तो विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण, यानी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पड़ी है, कोई आवेश पड़ा है, उस स्थिति के कारण बिंदु आवेशों द्वारा संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थिति के कारण पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्थित हैं बिंदु आवेश हैं बहुत सारे, वो जो कुल मिला के जितनी उनमें संचित ऊर्जा हो जाती है, वो स्थित ऊर्जा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर विभव इंटू आवेश। विभव और आवेश का गुणा कर लीजिए, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ये याद रखिए, V विभव V इंटू आवेश Q, V और Q का गुणा कुल ऊर्जा बताता है स्थितिज। अब द्विध्रुव हैं और उनकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। द्विध्रुव में हमने क्या बताया? बराबर मात्रा के 2 आवेश हैं, अत्यंत अल्प दूरी पे रखे हुए हैं। एक साइड पे प्लस रखा है, एक साइड पे माइनस रखा है, दोनों की मात्रा बराबर है और प्रकृति अलग-अलग है। वो प्लस है, तो ये माइनस है। ऐसे द्विध्रुव के कारण क्या स्थितिज ऊर्जा होगी? तो समान विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रखा है, तो चूंकि दोनों साइड पे बराबर-बराबर आवेश होता है, इसलिए नेट बल तो 0 लग जाता है, लेकिन एक बल आघूर्ण लगता है। हमने कहा ना आघूर्ण मतलब घुमाता है। सिस्टम को, निकाय को एक बल आघूर्ण लगता है। प्लस चार्ज जो है प्लस Q एक साइड पे, वो अपनी तरफ से अपनी दिशा में घुमाना चाहता है। माइनस चार्ज जो दूसरी साइड पे है, वो अपनी दिशा में घुमाना चाहता है। तो नेट बल तो बराबर 0 हो गया, प्लस Q और माइनस कारण, लेकिन दोनों के बीच में एक बल आघूर्ण लगता है और उस बल आघूर्ण की परिभाषा सूत्र क्या है? टो इज इक्वल टू P इंटू E और ये उसको घुमाने की कोशिश करता है, पूरे सिस्टम को घुमाने की कोशिश करता है। इसको बल आघूर्ण कहते हैं, टो इक्वल टू P इंटू E। अब ये तो हुआ इंटरनल कि एक टो इन लिखा है मैंने, इंटरनल है ना, आंतरिक, ये घुमाने की कोशिश करता है। अब हमने एक कोई बाह्य बल आघूर्ण लगा दिया है, टो एक्सटेंशन। नेचुरल वे में जब द्विध्रुव पढ़ा था तो वो पढ़ा था। हमने एक बाह्य एक्सटेंशन बाह्य लगा दिया बल आघूर्ण टो एक्स्ट। यदि इस पे लगा दें तो क्या होगा कि वह इस जो आंतरिक टो इन था ना, उसको फिर बैलेंस करने की कोशिश करता है। मतलब टो इन चुपचाप बैठा हुआ है, उस पे बाहर टो एक्सटर्नल लगाया, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को घुमाते हैं। तो द्विध्रुव जो पहले थीटा 0 कोण पे था, वो मान लो थीटा 1 पे घुमा दिया उसने। बाहर के बल आघूर्ण ने उसको थीटा 1 से घुमा दिया। तो फिर जो टो एक्स जो बाहर लगाया ना, बाहर का बल आघूर्ण, उसने जो कार्य किया W
बराबर कितना होगा, W हम इंटीग्रेशन करेंगे, एंगल थीटा 0 से इसने घुमाया है, थीटा 1 तक घुमा दिया है, तो कितना कार्य किया उसने, टो एक्सटर्नल जो बल लग रहा था, बल आघूर्ण लग रहा था, इनटू डी थीटा, कितने कोण से घुमा रहा है। वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, हमने बाकी टाइम पे पढ़ा ना, कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी, जितनी दूरी में बल किसी को खींच दे उसको कार्य कहते हैं। यहाँ बल तो नहीं लग रहा है लेकिन बल आघूर्ण लग रहा है, तो हमने इंटीग्रेशन किसका किया, टो एक्स है ना, थीटा एंगल पर जो टो एक्स है, इंटू कितने एंगल से घुमा दिया उसने, डी थीटा से घुमा दिया, इनका इंटीग्रेशन कर लो तो ये आएगा बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी ई साइन थीटा मतलब टो की परिभाषा हमने ऊपर दी ना, टो बराबर पी इंटू ई, पी इंटू ई, और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर को, दो सदिश राशियों को हम गुणित करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा लगता है ना, तो टो बराबर जब P इंटू ई है तो इस इंटीग्रेशन में P इंटू ई बराबर हो जाता पी ई साइन ऑफ थीटा। फॉर्मूला देखते चलो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टो एक्स डी थीटा और थीटा 0 से थीटा 1 की लिमिट के बीच में टो बराबर दिया हमने पी ई साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ, इंटीग्रेशन को हमने जब खोला तो पी ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बिल्कुल फिक्स है, पी बिल्कुल फिक्स है, और अंदर क्या गया, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आ गया, तो वो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या गया, और कौन सी लिमिट के बीच में, थीटा 0 थीटा 1 में, कोस थीटा 0 माइनस कोस थीटा 1। ये जो कार्य है, ये कार्य फिर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जब द्विध्रुव की बात आवे तब आप स्थित ऊर्जा को उस कार्य के बराबर गिनो, और वो होगी पीई कोस थीटा 0 माइनस कोस थीटा 1। इसलिए अब स्थित ऊर्जा अगर थीटा 0 जो है मूल, जिसमें कोई एंगल, कोई बाहर का बल आघूर्ण नहीं लगा था, और शुरू में जो स्थिति ऊर्जा थी, मान लीजिए उसको हम थीटा 0 को मान लीजिए, मान लेते π/2 है, तो π/2 में होने पे क्या होगा, ये स्थिति ऊर्जा यू थीटा कितनी होगी, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, पी ई कोस थीटा 0 माइनस कोस थीटा 1, और थीटा 0 मैंने माना π/2 मान लिया है, तो वैल्यू रखो, पी ई कोस π/2 माइनस कोस थीटा, कोस π/2 मतलब कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री बराबर 0, तो इसको खोलेंगे तो क्या हुआ, कोस π/2 तो हो गया 0, खाली माइनस कोस थीटा रह गया, बाहर आ गया माइनस पी ई कोस थीटा। और माइनस पी ई कोस थीटा का मतलब ये है कि जब दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट लगाते हैं ना, तो कोस थीटा लगता है, दो वेक्टर को जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साइन थीटा लगता है। तो अगर माइनस पी ई कोस थीटा आया, इसका मतलब ये कि अगर वेक्टर में क्या लिखूं, तो पी डॉट ई, और पी बराबर क्या होता है, अच्छा हाँ, अभी तक हमने आपको पी बताया, पी की परिभाषा क्या है, पी बराबर द्विध्रुव का एक तो आवेश ले लीजिए और इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए। हम द्विध्रुव के बीच की डिस्टेंस को हमेशा 2a लिखते हैं, तो द्विध्रुव में जो दोनों आवेश हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर 2a है और एक आवेश की मात्रा q है, तो ये जो दोनों गुणा होती है ना, q और 2a, उसको हम p कहते हैं। तो अब आ जाइए वापस यहाँ, तो हमने क्या लिखा, u बराबर माइनस पी डॉट ई आया, और p बराबर क्या है, q इंटू डॉट q 2a, लिखते जाओ, वैल्यू रखते जाओ, डॉट ई बराबर डॉट वैल्यू रखते जाइए, नीचे आ जाएगा माइनस q ब्रैकेट में ई डॉट 2a। इसका मतलब ये है कि स्थितिज ऊर्जा किसी भी विद्युत द्विध्रुव की माइनस होगी, एक तो उसके आवेश को ले लीजिए q, और उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है 2a, उनका डॉट प्रोडक्ट। ये हमने डेरिवेशन किया। एक प्रश्न आता है कि विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर, है ना, एक विद्युत ध्रुव को हमने समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, अब बल आघूर्ण का व्यंजक बताइए। तो इसको देखिए हमने 2-3 भागों में तोड़ा है।
पहले तो पिक्चर देखिए, समझिए कि ये डॉट 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 जो आपने बताया ना, समरूप विद्युत क्षेत्र ई लिखा है कि इस ई के बीच में एक हमने विद्युत द्विध्रुव रखा है। विद्युत द्विध्रुव देखिए आप, ए और बी रखा है, और ए और बी के जो दो बराबर आवेश हैं, ए पे तो माइनस क्यू आवेश है और बराबर मात्रा का विपरीत आवेश बी पर है, प्लस क्यू है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, 2a मानते हैं। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, पिक्चर में देखिए, O से A की दूरी a है और O से B की दूरी 2 है। तो यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, पिक्चर में लिख भी रखा है हमने। A बिंदु पे माइनस क्यू चार्ज, B बिंदु पे प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए ऊपर प्लस क्यू चार्ज जो है वो घुमाना चाहेगा E की दिशा में, प्लस F लिख रखा है मैंने, और नीचे जो माइनस क्यू वाला है वो उससे विपरीत दिशा में घुमाना चाहेगा, तो माइनस F लगेगा A बिंदु पर। तो B बिंदु पर जो आवेश है प्लस क्यू, वह तो इस पूरे सिस्टम को, इस द्विध्रुव को दाईं तरफ घुमाना चाह रहा है प्लस F से, और नीचे जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस विद्युत द्विध्रुव को लेफ्ट साइड पे माइनस F चार्ज से घुमाना चाहता है। तो F और F दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों आवेश बराबर हैं। तो नेट बल तो 0 हो गया, लेकिन दोनों अपने अपने ढंग से घुमाना चाहेंगे तो एक बल आघूर्ण लग गया, आघूर्ण मतलब घुमाना लग गया, और वो बल आघूर्ण किस पे डिपेंड करता है, थीटा एंगल पे। आप देखिए पिक्चर में थीटा एंगल कौन सा है, एक तो प्लस F जो घुमा रहा है, और ये विद्युत द्विध्रुव थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना E की दिशा में, और माइनस क्यू उसको माइनस F की तरफ घुमा रहा है। तो इस जो विद्युत क्षेत्र की दिशा के संग जो कोण बना उसको हमने थीटा कहा है। ठीक है, तो अब दूसरा चित्र और देख लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, ए से बी तक 2a, हमने दूसरे चित्र में 2a लिखा है, और जो ई की दिशा जा रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, उसको हमने ई लिखा है एक्स एक्सिस पे, और दोनों के बीच में देखिए ऊपर वाले चित्र से एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर मैं इसका एक ट्रायंगल बना लूं, है ना, ई पे एक लंब डाल दूं 2a से, तो जो ये लंब है दूसरे चित्र में, इस लंब की दूरी क्या होगी, 2a साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, या लंब जिसकी कीमत में निकाल रहा हूं बराबर क्या है, साइन थीटा से क्या निकलता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ थीटा लंब और कर्ण, है ना, कर्ण कितना है 2a, विद्युत ध्रुव की लंबाई मैंने 2a लिख रखा है। तो ये लंब कितना बना, उस लंबाई इंटू साइन ऑफ थीटा। इस स्थिति में जैसा हमने बताया कि विद्युत बल F लग रहा है, मात्रा में बराबर है, दिशा में विपरीत है, तो नेट बल 0 हो गया, पर दोनों एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, है ना। एक बल युग्म, युग्म मतलब दो बल, युग्म मतलब जोड़ा, एक ऊपर प्लस कर रहा है, एक माइनस कर रहा है, जो अपनी अपनी दिशा में घुमाकर अपनी अपनी दिशा में उसको लाना चाहते हैं द्विध्रुव को। इस कारण से एक बल आघूर्ण बन गया। यही चीज मैंने समझाई है। अब बल आघूर्ण की परिभाषा क्या है, बल आघूर्ण टो बराबर होता है, एक तो बल ले लो कोई सा भी, F और F मात्रा तो बराबर ही है, इंटू बलों के बीच की दूरी। तो एक बल कितना है, बल कितना होता है, बल होता है हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। तो बल की जगह तो मैं लिख दिया QE। साइड पे देखिए राइट हैंड पे जो मैं फॉर्मूला में निकाल रहा हूँ, बल आघूर्ण बराबर टो बराबर बल इंटू बल के बीच की दूरी। बल की जगह मैंने लिखा QE इंटू बलों के बीच की दूरी। चित्र नंबर 2 से दोनों बलों के बीच की दूरी प्लस F और माइनस F के बीच की दूरी 2a साइन थीटा। तो टो बराबर Q इंटू 2a साइन थीटा। इसको मैंने और आगे हल किया तो ये आ गया 2aq मैंने एक साइड पे लिख दिया, E साइन थीटा आगे लिख दिया। और 2aq किसको कहते हैं, 2aq कहते हैं P 2a मतलब दोनों बलों के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a इंटू एक आवेश Q, इसको हमने P कहा है। तो 2aq की जगह मैंने P लिख दिया, आगे E साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, और PE साइन थीटा हो गया। इसका मतलब P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो वेक्टर के रूप में फॉर्मूला क्या बना, टो इक्वल टू P इंटू E, वेक्टर के रूप में। और जब इसको सरल किया तो दोनों के बीच में थीटा आया, थीटा यानी दोनों जो
बल घुमाने की दिशा के बीच का एंगल है। तो बल आघूर्ण टो बराबर P इंटू होगा, ई होगा। और इस टो की दिशा कौन सी होगी? देखिए P और E का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि टो की दिशा पृष्ठ तल के लंबवत अंदर की ओर है। हमारा जो ये कागज का पृष्ठ है ना, इसके अंदर की ओर लगता है ना? साइन थीटा मतलब 90 डिग्री अंदर की तरफ लगता है, और इसके कारण वो जो द्विध्रुव है उसका वो घूर्णन कराता है, घुमाता है। थीटा है ना, तो बल तो नहीं लग रहा है, नेट बल तो नहीं हुआ, लेकिन बल आघूर्ण लगा। ये द्विध्रुव को अब घूर्णन कराता है, ये बल आघूर्ण का काम है। तो यहाँ तक हमने प्रथम अध्याय का भाग डी का हमने लघु प्रश्न भी कर लिए, अति लघु प्रश्न भी कर लिए। अब हम कुछ जो बड़े प्रश्न आते हैं डिटेल्ड, वो निबंधात्मक प्रश्न अगले व्याख्यान में लेंगे। अभी यहीं विश्राम लेते हैं।